अगर कोई व्यक्ति सीए बनना चाहता है तो 12th कंप्लीट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप रोड में बताएं आप, और कुछ अपनी तरफ से टिप्स भी बताएं जो हेल्पफुल रहेंगी एक स्टूडेंट के लिए जो सीए बनना चाहता है। यस भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, आप सीए का कोर्स जो है वो 12th के बाद डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था तो कहें एक एग्ज़ाम होता था सीपीटी, इसको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते थे, कहने का आज के समय का वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता था। उस टाइम में आईपीसीसी हुआ करता था, अब उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, और सीए फाइनल अभी भी होता है और पहले भी हुआ करता था। कहने का 3 स्टेप मतलब 3 एग्ज़ाम आपको पास करने होते हैं। ये 3 एग्ज़ाम आप 12th करने के बाद भी दे सकते हैं, और इसी बीच आपको 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होती है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि सेम प्रोफेशन में, लाइक आप किसी सीए के अंडर में वो काम सीखें और उसका सर्टिफिकेट लें। वो पूरा कोर्स करने के बाद ही आपको सीए की डिग्री मिलती है। अब आपने कहा कि आप एडिशनल क्या टिप देना चाहेंगे। सबसे पहले जो बच्चे 10th में हैं, मैं उनको ये टिप जरूर देना चाहूँगा कि वो कॉमर्स का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय एडिशनल में मैथ्स का सब्जेक्ट जरूर ले लें, क्योंकि सीए में मैथ्स आपकी बहुत काम आती है। बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद एडिशनल में हिंदी ले लेते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कॉमर्स के साथ मैथ्स जरूर लें, वो आपको बहुत काम आएगी। हिंदी आप ले लेते हैं, हिंदी आपको काम नहीं आती सीए में। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब भी आप सीए करने आपके घर से बाहर जाते हैं, अब तो खैर सीए का कोर्स ऐसा हो गया है कि आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपके साथ में कौन जा रहा है सीए करने के लिए, आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ तो नहीं जा रहे जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो। अगर वो डिप्रेस्ड हो गया तो आपको भी साथ में लौटा के ले आएगा। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आप किसके साथ सीए करने जा रहे हैं। एक बात और, सीए में जो आप बच्चे आप समझते हैं कि ये ब्रिलियंट हैं, सीए में ब्रिलियंट बच्चों की आवश्यकता नहीं होती है। सीए में आवश्यकता होती है जो बच्चे हार्ड वर्क करके जानते हैं, जो बच्चे फेल होके जानते हैं। जो बच्चे फेल होके नहीं जानते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सीए में ना आओ। जिन बच्चों को फेल होने की आदत हो जाती है, वही बच्चे सीए के लिए बेस्ट बच्चे मेरी नज़र में कहलाते हैं। कई बार देखने में आता है कि एक बार फेल हो जाने से कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सीए में ये बहुत आम बात होती है कि आप फेल हो रहे हैं, मतलब ये आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। आर्टिकलशिप कितनी इम्पोर्टेंट है और नेटवर्क बिल्ड कैसे करें? जैसा कि आपने पूछा आर्टिकलशिप की क्या आवश्यकता है और नेटवर्क बिल्डिंग की क्या आवश्यकता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं और अगर आपके पास हथियार ही ना हो तो क्या आप युद्ध कर पाएंगे? इसी तरीके से सीए का कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप किताबी ज्ञान तो ले लेंगे, पर आपको उस किताबी ज्ञान को इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये आपको आर्टिकलशिप ही सिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कानून ने बता दिया कि आपको रिटर्न भरना है, पर किताबों ने आपको ये नहीं बताया कि रिटर्न कैसे भरना है। तो आपको ये कौन बताएगा? आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बताएगी। किताब आपको ये बता देगी कि आपको ऑडिटिंग करना है, नियम बता देगी, ऑडिटिंग के नियम बता देगी, पर ऑडिटिंग करना कैसे है, इम्प्लीमेंटेशन जो बोलते हैं, वो आपको आर्टिकलशिप से ही सीखने को मिलेगा। आर्टिकलशिप में आप जाओगे तो आप लोगों से मिलना सीखोगे। जब हम एक स्टूडेंट होते हैं तो हमें झिझक होगी, आप किसी नए आदमी से मिलेंगे आप तो आपको बात करने में झिझक होगी, लेकिन जब आप आर्टिकलशिप कर लेते हैं तो आपको हर दिन कोई ना कोई नया इंसान आपको मिलता है। आपको ये सीखने मिलता है कि आपको काम कैसे मिलेगा, आपको काम कैसे करना है, क्या काम सही है, क्या काम गलत है। तो इन सब चीज़ों के लिए आर्टिकलशिप बहुत ज़रूरी है और नेटवर्क बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, खासकर सीए के कोर्स में। अगर आप इन दोनों को आपने एज अ डमी कर लिया, आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन ले लिया पर आप ऑफिस ही नहीं गए या आपने नेटवर्क नहीं किया, तो आप सीए तो बन जाएंगे पर आप किताबी ज्ञान वाले सीए बन के रह जाएंगे। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं होगा, तो आपके लिए काम करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। मल्टीपल फेलियर के बाद सीए को कंटिन्यू करना चाहिए कि गिव अप कर देना चाहिए?
आपकी ऑनेस्ट एडवाइस? मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यस इस मामले में ये है कि आपको क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्विट कर देते तो कहीं ना कहीं आपने अपने सपनों को पूरा नहीं होने दिया। मल्टीपल फेलियर अगर आपके साथ हुआ है या आप कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये आपके साथ अच्छा हो रहा है। आप इस तरीके को समझें, कोई चीज आपने पढ़ी और आप उसमें फेल हुए, तो जो आपने पढ़ा है ना वो कभी बर्बाद नहीं होता। और आप उसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो आप उस चीज में कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। और अभी तो आपको लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूं, पर वो फेलियर आपको कंपाउंडिंग के साथ आपके लिए रिटर्न देगी। मेरे कई फ्रेंड ऐसे हैं जिनके साथ मैं सीए करने गया था, और मैंने 2012 में अपना सीए स्टार्ट किया और मैं 2018 में सीए हो गया। मेरे कई फ्रेंड ऐसे थे जो 2024 में सीए हुए हैं। 2012 से स्टार्ट किया और 2024 में सीए हुए, मतलब कि मैं 6 साल पहले सीए बन गया, लेकिन उन्होंने अपना सपना नहीं तोड़ा। उनका सपना था कि सीए बनना है, और मुझे भरोसा है कि वो अच्छे से काम भी करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आपको पाने में इतनी शिद्दत लगी है, उसी शिद्दत के साथ अगर वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आने वाले समय में एक सक्सेसफुल सीए को अकाउंटिंग के अलावा और कौन कौन से स्किल्स आना चाहिए जिससे उनकी करियर में उनको ग्रोथ मिलेगी? यस भाई, पहले क्या हुआ कि अगर आप टेक से भी नहीं है, मतलब आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो भी आपकी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। बिजनेस चेंज होते जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस हो रहे हैं। इनके लिए आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन की फील्ड भी बहुत अच्छी हो सकती है, फॉरेंसिक ऑडिट की फील्ड भी बहुत अच्छी हो सकती है, और टेक्नोलॉजी में भी अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आप आगे जाना चाहें तो भी आपके लिए बहुत अच्छी एरियाज हैं। सिस्टम डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो आप के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। टैक्स स्लैब्स को आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे समझें? यस भाई, टैक्स स्लैब को समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि गवर्नमेंट की भी कोशिश रही है कि टैक्स स्लैब को बहुत आसान बनाया जाए। जैसे न्यू टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस करी है, उसमें सीधा सीधा टैक्स की रेट बता दिए कि आपको 4 लाख तक टैक्स नहीं लगना है। 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेगा। फिर 8 लाख से लेके 12 लाख तक आपको 10% टैक्स लगेगा। फिर 12 से 16 15% लगेगा। 16 से 20 तक आपको 20% लगेगा। 20 से 24 तक आपको 25% लगेगा। और अगर आपकी इनकम 24 लाख की ऊपर जाती है तो जितनी भी ऊपर जाएगी उसका 30% आपको टैक्स देना होगा। और साथ में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 75,000 का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। यहीं अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो 3 लाख हुआ करती थी, और स्टार्टिंग 3 से 5 तक 5% टैक्स लगा करता था, और 5 से 10 तक सीधा 20% टैक्स में आ जाते थे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अपन को इन्वेस्टमेंट का कुछ बेनिफिट मिल जाता था। तो अगर बात करें कि आसानी से समझने की टैक्स स्लैब को, तो न्यू टैक्स स्लैब बहुत आसान है समझने के लिए, और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो अपने इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस के कारण थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। ये आपको फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है उस टाइम आपको डिसीजन लेना है कि आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं या कम हैं, उस तरीके से आपको समझना होगा। 2-3 साल आईटीआर ना फाइल करने से क्या होता है? क्या इससे कोई नुकसान होता है, और अगर होता है तो कितना और क्या? देखिए यस भाई, आईटीआर फाइल करना फायदे या नुकसान के उसमें नहीं देखना चाहिए। आईटीआर भरना एक नियम है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो फिर उसमें फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। आपको एज पर द रूल अपना आईटीआर फाइल करना होता है। रूल के अनुसार अगर आपको आईटीआर भरना है और आप नहीं भरते हैं तो आपको फिर पेनल प्रोविजंस आपके ऊपर लगेंगे।
आपको विथ पेनल्टी या कहें लेट फीस के साथ आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो आपको बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? आपको लोन लेने में आसानी हो जाएगी, आपको इंश्योरेंस लेने में आसानी हो जाएगी, आपको आपकी इनकम का प्रूफ बताना आसान हो जाएगा। और आप आईटीआर नहीं भरते तो ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी कठिनाई होगी इन सब चीज़ों को साबित करने में, और साथ में पेनल्टी तो लगना ही है। साइड इनकम जैसे फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, ट्रेडिंग या यूट्यूब, इनको सही तरीके से कैसे रिपोर्ट करना चाहिए? यस भाई, जैसा आपने बोला फ्रीलांसिंग, यूट्यूब और ट्यूशन क्लासेस, ट्रेडिंग, इन सबको इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है। तो जैसे आपने कहा ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग की अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ टाइम तक होल्ड करने के बाद आप उसको बेच रहे हो, तो ये एक कैपिटल गेन का पार्ट हो जाएगा। और अदर देन ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो, जैसा आपने बताया फ्रीलांसिंग, यूट्यूब क्रिएटर, तो ये सारी इनकम बाय डिफॉल्ट आपको इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम के रूप में आपको आपके आईटीआर में लेनी होंगी, और उसी के अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा इनकम टैक्स में ये आपके लिए साइड इनकम हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स की डेफिनेशन में उसको बिजनेस इनकम मान के अपन को टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी सीए के पास अपना आईटीआर फाइल करवाने जाता है, तो ये वो कैसे समझ सकता है कि उसका आईटीआर सीए ने ही फाइल किया है या किसी और से तो नहीं करवाया है, या वो ऑथेंटिक है या नहीं है? ये कैसे मतलब पता लगा सकते हैं? यश, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आपके लिए कैसे एश्योरेंस मिले कि आपने सीए से ही रिटर्न भरवाया है, कहीं आपने गलत आदमी से तो नहीं भरवाया। ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें हम रिटर्न फाइल करते समय अपना मेंबरशिप नंबर डाल दें या कहीं उसमें सिग्नेचर लगा दें। लेकिन हाँ, इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो आपने बोला था एजेंट या जो अपने आप को सीए बता के काम कर रहे हैं, उनके लिए इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। और ये मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि अगर कोई काम सीए के माध्यम से होता है तो उसका कुछ ऐसा कहने का डॉक्यूमेंट नंबर या फिर सीए का मेंबर नंबर या साइन के साथ जमा होना चाहिए, ताकि क्लाइंट को भी भरोसा रहे और गवर्नमेंट के लिए भी रिटर्न को एक्सेप्ट करने में आसानी हो। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो एफडी और एलआईसी में उलझा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति जो टैक्स प्लानिंग और इक्विटी के साथ चल रहा है, दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हो? 20 साल बाद दोनों की फ्यूचर में क्या अंतर होगा? आपने कहा कि एक व्यक्ति अगर एफडी में और एलआईसी में उलझा हुआ है, दूसरा टैक्स प्लानिंग में आपने जो कहा, तो मेरे हिसाब से इक्विटी और टैक्स प्लानिंग वाला व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा इनसे जो एफडी और एलआईसी में भरोसा रख रहे हैं। क्योंकि एलआईसी इंश्योरेंस, इनका रिटर्न हमेशा लिमिटेड रहेगा, एफडी का इंटरेस्ट लिमिटेड रहेगा, लेकिन आपके इक्विटी में आपकी ग्रोथ की लिमिट नहीं होती है। अगर मेरा ओपिनियन आप माने तो जो टैक्स प्लानिंग के साथ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है उनका फ्यूचर कहीं ज़्यादा अच्छा है बजाय कि एफडी और इंश्योरेंस से। कई बैंक्स और कंपनीज ऐसी पॉलिसीज निकालती हैं कि आप में हर साल 1 लाख रुपए जमा करो, और ये जो है अमाउंट जो हम भी आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, 19-20 हो सकता है, बिल्कुल ज़्यादा भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग यही है एवरेज। आप हमें हर साल 1 लाख रुपए जमा करो 7 साल तक, फिर जब 30वां साल लगेगा जब आपको बैंक या कंपनी 28 लाख रुपए देगी, 28 लाख रुपए देगी, और उसके बाद से आपको हर साल 60-65 हजार रुपए को देगी अगले 20 या 30 साल तक। और अगर आप पॉलिसी लेने के साल से 10 साल के बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको कंपनी या बैंक 10 लाख रुपए करीब देगी अगर आपको कुछ हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस मान लें इसको अपन। तो इसमें व्यक्ति को क्या बेनिफिट है या नहीं है, या कम बेनिफिट है, इसको लेना उचित है या इसकी जगह कहीं और पैसे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए यश भाई, इस आपकी जो आपने सिचुएशन बताई या आपने जो एग्जाम्पल दिया, इसमें आप 3-4 अजम्पशन लें
मान के चलिए कोई व्यक्ति है 30-40 की उम्र में ये पॉलिसी ले रहा है, तो 7 साल तक उसने 1-1 लाख रुपए जमा किए, मान के चलिए वो 40 साल का हो जाता है, तो उसने कितने पैसे जमा किए? 7 लाख रुपए जी। अब वो 23 साल तक इंतजार करेगा उसके लिए, 28 लाख रुपए लेने के लिए वो 23 साल तक इंतजार करेगा, मतलब कि उसकी एज हो जाएगी 63। अब आज के समय में ऐसा अगर हम मान लें कि वो 100 साल जिएगा, तो ये तो हम गलत मान रहे हैं। एवरेज एज जो अपन एक इंसान की 75 to 80 अपन ले लेते हैं, तो 63 के बाद 75 तक अगर उसको 65 हजार अगर उसको 12 साल और भी मिले, तो लगभग 7 लाख रुपए अपन और मान लेते, मतलब कि उसको 7 लाख के 35 लाख मिले। ठीक है, तो आपने कितने पैसे लिए? 35 लाख, या आपने 45 लाख भी मान लो कि अगर उसने, पैसे तो नहीं हो रहे 45, लेकिन आप मान लो कि आपने 45 लाख ले लिए, ये तो कंपनी का ऑफर हो गया जी। अब उसके दूसरे अगर अपन तरफ समझें, अपन ने 7 लाख रुपए आज इसी साल, पहले ही साल में आपने किसी फंड में या किसी एफडी में डाल दिए, या हर साल 1-1 लाख एफडी में भी डाल दिए आपने, ठीक है, या तो आपके ये पैसे इन जनरल अपन आज के समय में देखें तो लगभग 8 या 9 साल में इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पैसे डबल हो जाएंगे, हो सकते हैं, या अब इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अपन माने कि डबल हो जाते हैं। तो आपके पैसे मान के चलें कि आपने एक जमा करे, तो 7 चौको 28, मतलब 7 4 से 28, तो 7 के हुए 14, 14 के हुए 28 और 28 के हुए 56, तो आपको तो नुकसान ही हो गया, नुकसान हो गया, है ना। तो इससे अच्छा जो आपने मुझे स्कीम बताई, इससे अच्छा तो आप किसी इक्विटी या म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाल देते, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता। यही 7 लाख रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में डालते हैं, कोई अच्छी स्कीम में जिनका रिटर्न अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्कीम में अगर आप डालते हैं, तो हो सकता है ये 7 लाख के आपको 70 लाख और 1 करोड़ में भी आपको वापस मिल जाए, क्योंकि आप में इसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो जो आपने स्कीम बताई वो ठीक नहीं है, पर फिर भी अगर सिक्योरिटी के साथ ये, लेकिन स्कीम बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग ले लेते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं वो इस तरीके से माइंड सेट को चेंज करते हैं कि उसके अलावा उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। इंडियन पेरेंट्स को तो ये स्कीम बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि 7 लाख रुपए जमा करो 28 लाख लो, तो सब ऐसा है, उनका फॉर्मूला इस तरीके से बनाया कि 7 के 28 दिखा रहे हैं और फिर वो बाद के 65 लाख दिखा रहे हैं, तो कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ देते हैं और फिगर्स को आगे कर देते हैं। 65 हजार, और अपनी जो जनरेशन है वो रिटर्न को ज्यादा देखती है, तो अपन के हिसाब से वो फायदे का सौदा नहीं रहता है। अब अपन रैपिड फायर पे आते हैं, उसमें आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत। टैक्स के नाम पर चलने वाला मिथ जो जिसको सुन के आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता हो। सबसे बड़ा मिथ ये है कि बिना भरे काम चलाया जा सकता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। एक ऐसा टैक्स रूल जो आपको पर्सनली बहुत फनी लगता हो। पर्सनली मुझे फनी लगता है ओटीपी से ऑथेंटिकेशन। टैक्स लॉज में भी ओटीपी से ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि सीए की पढ़ाई क्या ओटीपी मांगने के लिए करी है। मिडिल क्लास का सबसे इंटेलिजेंट टैक्स सेविंग मूव, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे स्टूपिड टैक्स सेविंग प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस। एसआईपी या एफडी, आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? एसआईपी, नो डाउट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरना चाहिए या उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर आप नियम को फॉलो कर रहे हैं तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उनको कहने का कोऑपरेट करना चाहिए। सबसे अंडररेटेड डॉक्यूमेंट कौन सा है जो अक्सर लोग संभाल के नहीं रखते लेकिन रखना चाहिए? सबसे अंडररेटेड डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो वो एक तो गिफ्ट डीड है, और देखा जाए तो ऐसा अंडररेटेड डॉक्यूमेंट कुछ होता नहीं है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता बढ़ जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी वही बन जाता है। इनकम टैक्स में आपका फेवरेट सेक्शन या प्रोविजन क्या है? इनकम टैक्स प्रैक्टिसिंग सीए की बात करें तो सबसे अच्छा सेक्शन सीए के लिए सेक्शन 44 AD लगता है, जिसमें व्यापारियों की इनकम को प्रेजम्पटिव बेसिस पे मान के 8% टर्नओवर का 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके
ITR भरना होता है, जो कि बहुत आसान कार्य होता है। और ऐसे ही प्रोफेशन के केस में 44 ADA कहलाता है, उसमें भी सेम 50% इनकम का रूल लगता है। सीए कम्युनिटी की एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? सीए कम्युनिटी की जो आज के समय में हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिलना जुलना कम होता है, तो हम लोग बाकी प्रोफेशन से थोड़े पीछे रह जाते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में। तो ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो CAs हैं विद इन द सिटी काम कर रहे हैं, उनको आपस में मिलते रहना चाहिए और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। 3 वर्ड्स में बेड फाइनेंशियल लाइफ का फॉर्मूला? अगर आपके ऊपर लोन की लाइबिलिटी ज़्यादा है, लोन आपके ज़्यादा हैं, सेविंग्स आपके पास है नहीं है, तो ये आपकी बेड लाइफ है, बेड फाइनेंशियल लाइफ है। 3 वर्ड्स में रिच बनने के लिए फॉर्मूला? फॉर्मूला यही है, 50 रुपये बचाने के चक्कर में आप 500 रुपये की अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए और एक वेल्थ क्रिएशन की सोच के साथ पैसे कमाइए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में ना पड़े। टैक्स प्लानिंग में हस्बैंड ज्यादा प्रैक्टिकल है या वाइफ? वाइफ जो होती हैं वो सेविंग्स के हिसाब से सोचती हैं और हस्बैंड जो है वो एक रिटर्न के हिसाब से सोचते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक ऐसा एसेट जिसको आप नेवर सेल वाली कैटेगरी में डालेंगे? प्रॉपर्टी जो आपको इनहेरिटेंस में मिलती है वो नहीं बेचनी चाहिए, वो आपको अपने पास रखनी चाहिए। अगर GST एक ह्यूमन होता तो आप उससे क्या बोलते? उससे यही बोलेंगे कि अभी तक आपने जितना परेशान किया है, अब थोड़ा समय के साथ आप परेशान करना बंद करो, अपने नियमों में स्थिरता लेके आओ और हम प्रोफेशनल का थोड़ा ध्यान रखो। अब ये 1 वर्ड में रहेंगे, जो भी हम नाम बोलेंगे आपके मन में जो भी आ रहा हो वो आप एक शब्द में बयां कर दीजिएगा। निर्मला सीतारमण, स्ट्रिक्ट। मनमोहन सिंह, साइलेंस। RBI, गुड पॉलिसी मेकर। राकेश झुंझुनवाला, बेस्ट इन्वेस्टर। मंगलम बिरला, प्राइड ऑफ अवर प्रोफेशन। सागर, बेस्ट प्लेस फॉर अस। 3 सुधार जो आप अपने देश में देखना चाहेंगे? देश में 3 सुधार जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये होना चाहिए। कई बार बुजुर्गों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल कानून बनना चाहिए। दूसरा, छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वहाँ के लोग भी CA जैसा कोर्स करें और आगे आएँ। और तीसरा, मतलब ये कोई मेरे कोर्स से रिलेटेड समस्या नहीं है, ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है इसका भी निदान होना चाहिए। 3 सुधार जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखना चाहेंगे? टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे बढ़िया सुधार मैं देखना चाहूँगा कि टैक्सेस के रेट कम होना चाहिए, जो ज़बरदस्ती के कंप्लाइंस हैं उनको कम होना चाहिए, और जो इनकम टैक्स या GST ऑफिसर्स हैं इनके बिहेवियर में पोलाइटनेस आनी चाहिए। मतलब ये अपने आप को कहने के लिए बॉस ना समझें, ये फ्रेंडली हों कि लोग इनके पास अपनी समस्याएं लेके जाए तो उनको ये ना लगे कि ये मुझे लूटने के लिए बैठे हैं। 3 सुधार जो आप अपने प्रदेश में देखना चाहेंगे? 3 सुधार जो मैं अपने प्रदेश में देखना चाहूँगा कि अभी प्रदेश स्तर पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं, उन फाइनेंशियल फ्रॉड पे रोक लगना चाहिए। लोकल बॉडीज़ जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम हैं, इनको ताकतवर बनना चाहिए, इनके पास रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से काम पर कर पाएँ, और इनके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए ताकि छोटी छोटी सुविधाएं आम आदमी तक पहुंच सकें। 3 सुधार जो आप अपने देश के हर व्यक्ति में देखना चाहेंगे? 3 सुधार जो मैं देश के लोगों में देखना चाहूँगा, पहला तो ये है कि अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहे, और दूसरा नियमों को फॉलो करे, तीसरी जो कानून व्यवस्थाएं जो सरकार अपन को बना के रखती है उस कानून का मजाक ना उड़ाएं, और बुजुर्गों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और 3 सुधार जो आप अपने ज़िले में या संभाग में देखना चाहेंगे? हमारा जो सागर शहर है ये आमतौर पे एक पिछड़ा एरिया माना जाता है, बुंदेलखंड का कस्बा माना जाता है, इसे महानगरों से जोड़ा जाए। और यहाँ पे मैं पर्सनली फील करता हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, और महानगरों से जोड़ने की बात करी मैंने, और
यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि विदेशों में भी यहाँ के बच्चे जा सकें और काम कर सकें। तीसरा हो चुका है शायद? नहीं, दूसरा था ये। तीसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो अपना सागर शहर है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है। इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे आना चाहिए ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार के अवसर मिले और जिससे कि हर घर में समृद्धि आए। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हमारी आशा है कि अपने इस कंटेंट से, आपके दिए हुए ज्ञान से हम बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। और ये जो आपने अभी पॉडकास्ट हम लोगों को दिया है, इसके माध्यम से कई लोगों को बहुत कुछ आज सीखने मिला होगा। आपने जो उत्तर दिए और जो भी आपने ज्ञान दिया, वो बहुत लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आपने ये पॉडकास्ट यहाँ पे सागर में इसका कंसेप्ट लेके आए और मुझे से कहने के लिए प्रोफेशनल या युवाओं के लिए या अपने अपने क्षेत्र में जो भी एक्सपर्ट हैं उनको आप बुलाएंगे, उनका विचार आप लेंगे और उनकी बातें लोगों तक जाएंगी, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप कंटिन्यूअसली तरक्की करें और बढ़िया बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप बुलाएं, उनका इंटरव्यू करें। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुमूल्य समय दिया और लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हमारे इस पॉडकास्ट में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा या हमने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करी है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आप जिन भी व्यक्ति का नाम कमेंट में लिखें उनको हम बुला सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास दे सकें, जिससे हम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और अच्छे गेस्ट्स को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर पाएंगे। और कमेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष का पॉडकास्ट लें, तो आप कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखें।